Hello students, the next topic we are going to discuss is friction. So what do you mean by friction? Friction का क्या मतलब होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है या मूव करने की ट्राई करती है. क्या बोला मैंने? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है या मूव करने की ट्राई करती है तब एक अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है बाय दैट बॉडी. उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन. क्लियर? फ्रिक्शन क्या होएगा? एक अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. अब साइंटिस्ट के माइंड में कैसे आया कि कोई इस टाइप की भी फोर्स होती है जो मोशन का अपोज करे. मीन्स एक बॉडी है, इसके ऊपर इस बॉडी ने मूव करना है, तो साइंटिस्ट के माइंड में कैसे आया कि कोई बॉडी है जो अपोज कर रही है. सिंपली फोर्स लगाओ दिया, आप ये बॉडी चलेगी. तो साइंटिस्ट ने कैसे सोचा? तो ये इसका जो है रीज़न वो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. उसने क्या कहा था कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप ना कर दे. ठीक है, यही कहा था न्यूटन की फर्स्ट लॉ ने. बट हम क्या देखते हैं डेली लाइफ में कि जो बॉडीज़ मूव कर रही है वो आफ्टर सम टाइम रेस्ट पर आ जाती हैं, चाहे उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना भी लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने फ्लोर पे कोई बॉल रोल की तो वो बॉल क्या रोल करती जाएगी? नहीं ना. आफ्टर सम टाइम वो बॉल रेस्ट पर आ जाएगी. सिमिलरली जैसे अगर आप मान लो बाइसिकल चला रहे हो, अगर आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया, अब आप पैडल नहीं मारे, तो क्या बाइसिकल चलती जाएगी? नहीं, वो कुछ टाइम के बाद क्या है, रेस्ट पर आ जाएगी. मीन्स ये शो करता है कि वहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स है जिसने मोशन का अपोज किया था. तभी तो हमारी पास जो बॉडीज़ हैं वो रेस्ट पर आ रही हैं आफ्टर सम टाइम. हमने उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट पर आ रही हैं. ठीक है. फिर है ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. मीन्स जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन आ रही है, बट इसका ओरिजिन क्या है, इसका रीज़न क्या है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो ओरिजिन में हम दोनों व्यूज़ पढ़ेंगे, ओल्ड व्यू एंड मॉडर्न व्यू, विद लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू. ओल्ड व्यू ने क्या कहा था कि फ्रिक्शन का कॉज है रफनेस ऑफ सरफेसेस. रफनेस ऑफ सरफेसेस इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शंस. मीन्स जो सरफेस पर इरेगुलरिटीज़ हैं एक्चुअली में उनकी वजह से फ्रिक्शन आ रही है. अब कई सरफेसेस हमें स्मूथ दिखती हैं बट उनमें भी फ्रिक्शन होता है. तो उनमें भी क्या है कि अगर कोई सरफेस जो आपको स्मूथ लग रही है बाय द नीड आइज, उनमें भी इवन इरेगुलरिटीज़ होती हैं, रफनेस होती है. अब होता क्या है कि मान लो जैसे आपके पास ये एक बॉडी है, ये ऐसे दिख रही है विद नेक्ड आइज, एक्चुअली में इसमें क्या होएगा, इरेगुलरिटीज़ होंगी. ठीक है. अब जो इसके ऊपर दूसरी बॉडी मूव कर रही है, जैसे हमने ये ड्रॉ की, ये इस पर भी क्या होंगी, इरेगुलरिटीज़ होंगी इस टाइप से. और जब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है तब ये इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं. इंटरलॉक होगी मीन्स अब अगर इस बॉडी ने इसके ऊपर मूव करना है तो इन इंटरलॉक्स को तोड़ना पड़ेगा, इन इंटरलॉकिंग्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर मूव कर सकती है. ठीक है. तो अब इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा. अगर हमने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो जो बॉडी थी जो मूव कर रही थी वो क्या आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी. क्लियर? ये तो था ओल्ड व्यू. काफ़ी टाइम तक इसको एडोप्ट भी किया, माना जाने लगा कि हाँ सही है, लेकिन इससे कुछ लिमिटेशंस आई बाय द टाइम. तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी? फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी इसकी कि अगर हम लार्जर एरिया ले रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लार्ज होनी चाहिए, बिकॉज ये किस पर डिपेंड कर रही है, इंटरलॉकिंग्स पर. अगर एरिया ज़्यादा होएगा तो इंटरलॉकिंग्स भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता. फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होती है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. फ्रिक्शन
between any two surfaces is independent of the actual area of contact between them. अगर फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही मीन्स हमारा ये व्यू गलत है. सेकेंड लिमिटेशन इसकी क्या थी? सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि जो सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ हैं तो उनमें तो फ्रिक्शन वैनिश हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बल्कि इसके अपोजिट होता है. जब फोर्स सरफेसेस हमारे पास एक्स्ट्रा स्मूथ होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाती है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर जाती है? इंक्रीज़. तो अगर आपसे लिमिटेशंस पूछें ओल्ड व्यू की बता दो जी. फर्स्ट क्या थी कि एरिया ज़्यादा, तो हमारे अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये गलत साबित हो गया बिकॉज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो इंडिपेंडेंट थी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के. ठीक है. सेकंड क्या थी कि जब सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो वैनिश हो जाना चाहिए था, बट ये भी रॉन्ग प्रूव हुआ. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बढ़ गई इन द केस व्हेन द सरफेसेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ. फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया? मॉडर्न व्यू आया. मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो एरिया पर, इरेगुलरिटीज़ पर, रफनेस पर डिपेंड ही नहीं करती. वो एक्चुअली डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस. जो आपके पास दो सरफेसेस हैं, जहाँ जहाँ उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है उस पर डिपेंड करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर आपके पास जो सरफेसेस हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. ठीक है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. अब इसने ओल्ड व्यू की जो कंसेप्ट था कि जो सरफेसेस होती हैं अगर वो हमें स्मूथ भी दिख रही हैं बट उनमें फिर भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उससे भी इसने एग्री किया और कुछ अपनी मॉडिफिकेशंस बीच में ऐड कर दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की. मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है जो अपेरेंट कॉन्टैक्ट है. जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हमने ये टोटल माना था कि ये पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट एरिया है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. मॉडर्न व्यू क्या कह रहे हैं कि इस टाइप से बॉडी ऊपर आती है. ठीक है. तो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मच स्मॉलर देन होता है एरिया ऑफ अपेरेंट कॉन्टैक्ट्स, और इनकी उसने रफली रेशियो भी बताई थी. ये होता है 1:10⁴. मतलब 10⁴ कितना हो गया आपके पास? 10,000. तो 10,000 में 1 पार्ट एरिया का कॉन्टैक्ट में आता है. अगर आप 10,000 यूनिट एरिया ले रहे हो तो उसमें ओनली 1 यूनिट एरिया कॉन्टैक्ट में आता है, बाकी नहीं आता. अब हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस होती हैं. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप की होती हैं. एक होती है एडहेसिव और एक होती है कोहेसिव. कोहेसिव जैसे आप बोलते हो ना कोऑपरेट, मतलब एक दूसरे के साथ. तो कोहेसिव का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. इसका अपोजिट क्या होती है? एडहेसिव. जैसे इसका आप याद रखने के लिए ये भी ले सकते हो, एडहेसिव टेप होती है आपके पास. तो टेप तो क्या टेप के ऊपर ही लगाते हो? नहीं ना, टेप को आप किसी और बॉडी पे लगाते हो. तो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स. अब यहाँ पर देखो कि ये जो दो सरफेसेस थी ये डिफरेंट थी और इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? कम है. तो अगर हम एडहेसिव प्रेशर निकालें, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होएगा? फोर्स अपॉन एरिया. एरिया कम है तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, वो आपस में कोल्ड वेल्डेड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? कोल्ड वेल्डेड. जैसे आप वेल्डिंग आपने सुना होगा ना, तो इस टाइप से ये कॉन्टैक्ट भी आपस में वेल्ड हो जाते हैं, मीन्स चिपक जाते हैं. तो अब अगर बॉडी इस
दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की ट्राई करेगी तो ये जो जॉइंट्स बनी हैं, टॉल बेल्ट्स बनी हैं, बॉडी को इनको ब्रेक करना पड़ेगा और इसी की वजह से क्या आती है हमारे पास फ्रिक्शन आती है। इन टॉल बेल्ट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि मोशन का अपोज होता है, फ्रिक्शन नेचर में आती है। अब इसने इसकी फर्स्ट लिमिटेशन को कैसे दूर किया? इसने बोला कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तो फोर्स भी तो बढ़ रही है, फोर्स ऑफ एडहेशन बढ़ रही है, एडहेसिव फोर्स बढ़ रही है। तो इन दोनों की रेशो क्या रहती है? सेम रहती है। एडहेसिव फोर्सेस प्रेशर सेम रहता है, सो फ्रिक्शन भी सेम रहती है। फर्स्ट लिमिटेशन सॉल्व होगी। सेकंड क्या थी कि अगर हम सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर रहे हैं, अब उस केस में क्या हो रहा है कि जब आप सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्मूथ करने से क्या होएगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज, बिकॉज इरेगुलरिटीज़ क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। इरेगुलरिटीज़ कम हो रही हैं मीन्स ये जो डिस्टेंस था ये कम हो रहा है। ये कम हो रहा है तो एडहेसिव फोर्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर रही है, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर रही है मीन्स एडहेसिव प्रेशर इंक्रीज़ करेगा एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ करेगी। क्लियर? अब हम फ्रिक्शन को दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज़ इंटरनल। एक्सटर्नल है जब दो बॉडीज़ जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन आए, दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में जो फ्रिक्शन आए, दैट इज़ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। और फर्दर डेफिनेशन सेम रहेगी कि दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में आए और उन दोनों की मोशन का क्या करे? अपोज करे। उनमें से जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की ट्राई करेगी या मूव करेगी एक्चुअली में, तो उसका अपोज करे। इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? इंटरनल फ्रिक्शन होती है जैसे लिक्विड में होती है कि बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड वहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो इंटरनल फ्रिक्शन होती है इन बिटवीन द सिस्टम, सेम सिस्टम, और डिफरेंट बॉडीज़ हों तो उसमें क्या होएगी? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जैसे हम लिक्विड की बात कर रहे थे कि उसमें जब दो लेयर्स मूव करती हैं कि उनकी रिलेटिव मोशन की वजह से वहाँ इंटरनल फ्रिक्शन आ रही है, तो इसको आप 7th यूनिट में पढ़ोगे। इसको हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द लेयर्स ऑफ लिक्विड होती है उसको हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। क्लियर?